मेरा नाम ज्योति है और जीवन ने मेरे सामने कई चुनौतियां रखी। एक साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से मेरा वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाया। इन हालातों के कारण मैं अपने मायके में रहने लगी। मेरे भाई और भाभी को शादी के बाद से बच्चे का आशीर्वाद नहीं मिल पाया था। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का मोरल स्टोरी अभी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो उनके जीवन में एक अधूरापन महसूस कर रहा था। परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां हर किसी के मन पर बोझ डाल सकती है और मैं भी इस दबाव को महसूस कर रही थी। मेरे माता पिता और भाई को मेरी चिंताएं भी सताती थीं। वे चाहते थे कि मैं भी अपना जीवन को नए सिरे से संवारूं और खुश रहूं। रोहन के घर जाने से मुझे एक नई दिशा मिली। वहां मैंने खुद को फिर से मजबूत किया और जीवन को नई नज़र से देखना शुरू किए। उस मुश्किल दौर में मेरे परिवार के सदस्यों का प्यार और उनके शब्दों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने यह समय कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर हमें हिम्मत और धैर्य के साथ उन्हें पार करना होता है। उन सब बातों को सुनकर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 2 साल की उम्र में हुई थी और 36 साल की उम्र में मैं तलाकशुदा हो गई। हालांकि मैं इन यादों को बार बार ताजा नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक दर्द था जो दिल में था और कभी जाने का नाम नहीं लेता। फिर एक दिन जब रोहन ने मुझे फ़ोन किया और अपने घर आने के लिए कहा, तो मैंने उसी पल एक निर्णय लिया। मैंने सोचा कि अब मैं अपने मायके में और नहीं रह सकती। वहां मुझे हमेशा ताने मिलते थे और मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैंने अपना सामान समेट और बिना किसी को बताए रोहन के घर जाने के लिए बस मैं बैठ गई। माँ पापा के घर में जो भी दूरी और खालीपन था, उसे मैंने भरा नहीं पाया था, लेकिन मैं जानती थी कि शायद रोहन के घर कुछ दिनों के लिए सुकून मिलेगा। रोहन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी रिया के साथ वह बहुत खुश थे। उनका घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन शादी के 7 सालों बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था। मैं जो बचपन में उसे भाई मानती थी, अब उसी घर में रहने जा रही थी। ये सोचकर ही मेरे दिल में एक उलझन सी थी। क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी? क्या ये मेरे लिए सही था? लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो जो स्वागत मुझे मिला वो मेरे लिए दिल को सुकून देने वाला था। मेरे अपने घर में जिनकी नज़रों में मुझे कभी सम्मान नहीं मिला, रोहन और रिया ने मुझे पूरे दिल से अपनाया। रिया ने मेरी बहुत देखभाल की, मेरी हर छोटी बात जरूरत का ध्यान रखा। उनके साथ उस शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण में रहकर मुझे महसूस हुआ कि कभी-कभी अपनों से ज़्यादा किसी दूर के रिश्ते में दिल से समाने वाला कोई होता है। धीरे धीरे रोहन के घर आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे और हर दिन मेरी सोच बदल रही थी। इन 5 दिनों में मैंने रोहन और रिया के रिश्ते में कभी कोई तकरार नहीं देखी थी। उनका प्यार और समझदारी सच में काबिले तारीफ थी, लेकिन अब मुझे यह चिंता होने लगी थी कि शायद मेरी मौजूदगी से उनके बीच अनचाही बातें पैदा हो रही होंगी। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूं तो शायद उनका व्यक्तिगत समय प्रभावित हो। इसी कारण मैंने रोहन से कहा, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए, शायद तो दोनों को अपने रिश्ते में समय मिल सके। लेकिन रोहन ने मुझे यह कहते हुए रोका, अब समय मिलने की बात क्या है? हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और तुम एक दोस्त जैसी हो। उसने मेरी मदद की भावना को समझा और मुझे कुछ और दिन उसके घर रुकने का आग्रह किया। मैं उसकी बातों को नकार नहीं सकी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि रोहन और रिया का साथ मेरे लिए सुखद था। रात को अचानक मेरे कमरे से, रोहन के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आईं। वे आवाज़ें जो शायद भावी की थी, मेरे दिल में कुछ अनकहे भावनाओं को जगा गई। मैं चाहती थी कि यह पल जल्दी से गुजर जाए, क्योंकि मेरे मन में भी अनचाही यादें तैरने लगी थी। मैं कोशिश की और कानों में रुई टाल कर सोने का फैसला किए, ताकि उन आवाज़ों से बच सकूं और अपनी भावनाओं को शांत कर सकूं। अगले दिन जब भाभी की मामी आई तो उसने एक सवाल किया जो सीधे दिल में पैच गया, रिया तुम हमें दादी कब बनाओगी? तुम्हारी खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी? ये सवाल सुनकर रिया का चेहरा जैसे उतर गया था। उसकी आंखों में एक चुप सी गहरी लकीर बन गई जो मुझे उसकी नज़रों से साफ नजर आ रही थी। जब रिया की मामी चली
गई तो रिया अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसका चेहरे पर उदासी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मामी के सवाल ने उसे इतना क्यों प्रभावित किए। रिया की मनोस्थिति को देखकर मैं उसके पास गई। जब मैंने देखा कि वह रो रही है तो मेरा दिल सिमट गया। मैंने धीरे से कहा, रिया, क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। रोहन ने तो साफ बता दिया कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग है और तुम दोनों उसी दिशा में चल रहे हो। इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आजकल शहर लोग सब कुछ सोच समझ कर करते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, खर्चे और चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, रिया अचानक मेरे कंधे पर सिर रन कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह स्थिति देख मेरा दिल उसके लिए और भी नर्म हो गया। मैंने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, रिया, मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ मामी के सवाल की वजह से नहीं, कुछ और कारण से रो रही हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। रिया की आंखों में कुछ और ही था, एक गहरी उदासी जिसे उसने छुपाने की कोशिश की थी। उसने रोते हुए कहा, अंजलि, अब जब तुमने मुझे दोस्त की तरह सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, लेकिन यह वादा करो तुम मुझे ननद की तरह नहीं बल्कि एक सहेली की तरह समझोगी। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से उसे वादा किया। पूरी और उसकी आवाज में एक दर्द छुपा हुआ था। मुझे में कुछ कमी है जो मैं मां बनने का लायक नहीं हूं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को बहुत छुआ। हमने धीरे से उसे समझाया, रिया, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। जीवन में कभी कभी चीजें हमारे बस में नहीं होती, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर भगवान की मर्जी होगी सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें मातृत्व का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से भी बच्चा गोद ले सकती हो। तुम उस बच्चे को एक अच्छा घर और प्यार दे सकती हो और खुद भी मां बन सकती हो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम पहले ही ले चुके होते, लेकिन हमें केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। मुझे जो कमी है अगर समाज में पता चला तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हम नहीं चाहते। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल उसके लिए और भी ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन मैंने उसे पूरी ईमानदारी से कहा, रिया, तुम अपनी कोशिश कभी मत छोड़ना। दिन तुम जरूर मां बनोगी, बस विश्वास रखो। वह शाम मेरे लिए कुछ अलग ही थी। भाई और रिया मुझे पार्टी में ले जाने के लिए जोर दे रहे थे जो उनके ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं पहले तो मना कर रही थी, लेकिन रिया ने मुझे प्यार से समझाए, हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारी प्यारी ननद हो, हमें तुमसे प्यार। रिया की बातें सुनकर मैं मना नहीं कर पाई और तैयार गई। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो भाई ने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। उसकी तारीफ ने मुझे एक पल के लिए सहज महसूस कराए, जैसे कुछ पल के लिए मैं अपने दुख और चिंताओं से बाहर आ सकी। फिर रिया ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम पार्टी में पहुंच गए, लेकिन पार्टी में जाने के बाद जैसे ही हम वहां पहुंचे, भाई के जानने वाले लोग रिया से वही सवाल पूछ रहे थे जो हमेशा उनसे पूछा जाता था, आप दोनों का बच्चा कब होने वाला है? पार्टी से घर लौटते वक्त रिया भाभी हर किसी के सवालों के जवाब में बस चुपचाप सिर हिला रही थी। उनकी आंखों में जो दुख था वह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं रिए। भाभी भाई से कह रही थी, मैं इन इलाजों से तंग आ चुकी हूँ और इन सवालों का क्या करूं मैं अब और नहीं सहन कर सकती। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया, क्योंकि मुझे रिए की पीड़ा महसूस हो रही थी। अब से कुछ घंटे पहले मैंने रिए को समझाया था, लेकिन वह फिर से वही बातें बार बार करना लगी और मुझे लगा कि शायद अब मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मैंने खुद को संभालते हुए रसोई में पानी लिया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रिया भाभी आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चुप्पी थी जो मुझे बेतहाशा परेशान कर रही थी। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिया भाभी, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती है तो यहाँ आकर बैठिए। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। रिया धीरे से मेरे पास आई और बैठ गई। हम दोनों को घर
आए 2 घंटे हो चुके थे लेकिन रिया ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। फिर रिया भाभी ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, तू मुझे इतनी स्नेह से रिया कहती है और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता शुरू किया है। इसे दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सहजता से हाँ कहा, लेकिन रिया भाभी